हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे चैप्टर 5 लोकतंत्र का। इसके पूर्व के 2 वीडियो के तहत हमने देखा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं व लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं। इसी के साथ ही हमने लोकतंत्र के विभिन्न रूपों व सिद्धांतों का भी अध्ययन किया था। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र के जो 2 रूप हैं महत्वपूर्ण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, हम उनमें अंतर समझेंगे। तो बच्चों, हमने देखा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो होती है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक बार हम मोटा मोटा इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण जो किया गया है, उसको समझते हैं, फिर आगे विस्तार पूर्वक इस पर अध्ययन करेंगे। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें जनता सीधे डायरेक्ट शासन के कार्यों में भाग लेती है, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें वर्तमान समय में सिर्फ स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन मतलब प्रांत, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे राज्य होते हैं, तो हमें स्विट्जरलैंड के सिर्फ 5 कैंटन में वर्तमान में देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वर्तमान में कहीं अस्तित्व नहीं है। यह शासन प्रणाली सिर्फ स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन में पाई जाती है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के कार्यों में भाग लेती है, जिसे कि हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं, तो जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है, संसदात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन। जिसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, संसदात्मक शासन में हम ब्रिटेन में भारत को देख सकते हैं और अध्यक्षात्मक में हम संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं। तो चलिए इसी वर्गीकरण को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं आगे। सबसे फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहले के वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो लोकतंत्र का प्रारंभिक स्वरूप था वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। अगर हम प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में शासन प्रणाली उस दौरान की देखें, जिनमें कि एथेंस का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अच्छे खासे उदाहरण थे। उसमें जनता इकट्ठी होती थी, सामूहिक रूप से सार्वजनिक मसलों पर, सार्वजनिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था और फिर कानूनों का निर्धारण होता था। इसी के साथ ही ज्यूरी के रूप में, है ना, एक ज्यूरी के रूप में भी वो इकट्ठे होते थे और न्याय करने का कार्य करते थे। लेकिन आप सोचिए, क्या वर्तमान में ये संभव है? क्या वर्तमान में व्यवहारिकता में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को लागू करना संभव है? नहीं है, क्योंकि इतने बड़े विशाल क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से, तो विशाल देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र बिल्कुल भी व्यवहारिक, जो निर्णय हम कहें व्यवहारिक शासन प्रणाली नहीं है। जनता इसमें स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का उपयोग करती है। प्रभुत्व शक्ति हम देख ही चुके हैं, राज्य की सर्वोच्च जो शक्ति होती है। जनता ही नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करती है। यानी जनता की हर एक चरण में भागीदारी होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर। प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य थे और वर्तमान में अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की चाहे ये सीमा कहो या विशेषता कहो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कम व छोटे जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं, यानी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जिनका क्षेत्रफल कम हो और जनसंख्या भी कम हो, सिर्फ उन राज्यों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इसी सीमा के कारण वर्तमान में यह इतना प्रचलन में नहीं है। हंस है जो कि एक विद्वान है, उन्होंने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता बिना प्रतिनिधि के स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से प्रभु सत्ता का उपयोग करती है। तो हमारे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अंतर कीजिए। तो उसमें हमें यही लिखना है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, छोटे क्षेत्रों में, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही संभव है और वर्तमान में यह स्विट्जरलैंड के कैंटन में देखने को मिलता है। ये देखिए, ये प्राचीन यूनान नगर राज्य का दृश्य दिखाया गया है। देखिए किस तरह से जनता इकट्ठी होती थी, है ना, सभा ये चल रहा है यहाँ पे सम्मेलन, और फिर यहाँ पर निर्णय लेने के कार्य किए जाते थे।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहा जाता है? जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का उपयोग नहीं करती है, ठीक है, बल्कि अपने प्रतिनिधि होते हैं, उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के कार्यों में भाग लेती है। सबसे अच्छा उदाहरण हम लेना चाहेंगे भारत का। भारत में जब चुनाव होते हैं राज्यों में विधानसभा की, तो विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, क्योंकि इतनी ही सीटें उसकी होती हैं राजस्थान की विधानसभा की। और फिर जो हर एक निर्वाचन क्षेत्र होता है उस निर्वाचन क्षेत्र की जनता मतदान के माध्यम से अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और वो जो प्रतिनिधि होता है वो उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जरूरी नहीं कि उसको जिन्होंने मत दिया है वो उन्हीं का ही प्रतिनिधित्व करेगा, जिन्होंने नहीं दिया वो उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, वो उस क्षेत्र विशेष की संपूर्ण जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और उनका वह प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह से जब हम संसद के चुनाव को देखते हैं, लोकसभा के चुनाव को देखते हैं, तो जो सांसद का चुनाव होता है उसमें इसी तरह से ही अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और फिर वहाँ जो निर्वाचन क्षेत्र की जनता होती है वो अपने प्रतिनिधि के रूप में सांसद का चुनाव करती है। तो ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। J.S. मिल जो कि इंग्लैंड के दार्शनिक थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को परिभाषित किया है। J.S. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं ना, निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं चुनाव, इसीलिए तो करवाए जाते हैं जिससे कि प्रतिनिधियों पर एक तरह से नियंत्रण रहे, उनको ये जिम्मेदारी का एहसास रहे कि 5 साल बाद उन्हें फिर से जनमत प्राप्त करना है, इसलिए जनता के प्रति वो उत्तरदायी रहें। प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्य हैं, आज के समय में जितने भी लोकतांत्रिक राज्य हैं उसमें लोकतंत्र का ये वाला प्रकार ही हमें देखने को मिलता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, यानी जिन देशों में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र पता ही है कौन सा वाला है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो उन देशों में अलग अलग शासन व्यवस्था है। कुछ में संसदात्मक पाई जाती है, कुछ में अध्यक्षात्मक पाई जाती है। अगर हम ब्रिटेन का और भारत का उदाहरण लें तो इनमें संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से अंग थे हमने पहले भी देखा, सरकार के 3 अंग। सरकार के जितने भी 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है ये आपस में संबंधित होती है। कौन सी व्यवस्था में? संसदीय प्रणाली में, क्योंकि जो कार्य जो पालिका होती है, कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए व्यवस्थापिका पर निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखते हैं तो उसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में इस तरह का कोई संबंध देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए समझते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी जो लोकतांत्रिक वैधता होती है वो विधायिका से प्राप्त करती है। किस तरह से? हमने देखा कि जनता लोकसभा में अपने सांसद चुनकर भेज रही है। केंद्र सरकार का हम उदाहरण ले रहे हैं, तो जनता ने किसको चुना? जनता ने चुना सांसद को, है ना, MP को चुना। अब यहाँ पर जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उस दल को ही राष्ट्रपति अपनी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। यानी जो कार्यपालिका है उसका निर्माण किससे हो रहा है? कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से हो रहा है, क्योंकि व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत प्राप्त है वो ही दल कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसी ही दल के बनेंगे, है ना। उन्हीं दल के जो नेता होंगे उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इसलिए देखा कि कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए व्यवस्थापिका पर निर्भर करती है, और इसलिए व्यवस्थापिका के जो प्रथम सदन है लोकसभा स्पेशली उसके प्रति ही उत्तरदायी होती है। तो हमने देखा कि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें क्या होता है, उसमें राज्य और शासन के मुखिया अलग अलग होते हैं। भारत में देखो राज्य का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है, और शासन का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। यानी संविधान जैसे सारी शक्ति सौंप रहा है वो कौन है? राष्ट्रपति है ना, राज्य के मुखिया के रूप में, देश के मुखिया के रूप में। लेकिन व्यवहारिकता में उनकी सभी शक्ति का उपयोग किया जाता है प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो इसलिए हमने देखा कि 2 केंद्र हैं, एक तो जो नाम मात्र का अध्यक्ष है और एक वास्तविक अध्यक्ष है जो वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये सबसे
सबसे मेन अंतर है कि इसमें जो राज्य का मुखिया है और जो शासन का मुखिया है वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। कौन से शासन व्यवस्था में? संसदात्मक शासन व्यवस्था में। इसी तरह से जब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखते हैं तो इसमें कार्यपालिका और जो विधायिका होती है वो एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं होता, ये बिल्कुल पृथक होकर कार्य करती हैं। और इसी के साथ ही इसमें जो राज्य का अध्यक्ष होता है और शासन का अध्यक्ष होता है वो एक ही होता है, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका एक ही होती है। ठीक है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है तो वो ही वास्तविक अध्यक्ष होता है, वही राज्य का मुखिया होता है और वही सरकार का मुखिया होता है। तो बच्चों, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ही हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जो मूलभूत अंतर है उसको भी समझा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।